नमस्कार सर। हेलो हाय नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिद्धांत। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। अर्लिक। गुड इवनिंग अंगद। ओके, रेस्ट ऑफ द क्राउड, आप लोगों को भी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? नमन, अब ये क्या है? आई गेस स्पेनिश होगा, राइट? नोशेस, है ना? बुएनोस नोशेस। हम्म, सही है, अच्छा है। स्पेनिश ही आप, है। हाँ, आप एक्सप्लोर कर रहे हो लैंग्वेजेस के साथ, सही है। हमें सिखाते रहा करो ना ऐसी चीजें। कितने लोगों को कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है? लाइक जरूरी नहीं एक्सपर्ट, मतलब थोड़ा बहुत भी आता है अगर किसी को। स्पेनिश आती है। इंग्लिश, स्पेनिश हाँ, इंग्लिश। यस, इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज, यस। सर फ्रेंच। फ्रेंच, ओके। स्पेनिश इंग्लिश दोनों। स्पेनिश और इंग्लिश दोनों, नाइस। और कोई लैंग्वेज एक्सप्लोर करी है आप लोगों ने? मतलब जैसे मोस्टली आई गेस आजकल फ्रेंच स्पेनिश यही है ना, जर्मन है आई गेस कुछ स्कूलों में। किसी स्कूल में है क्या जर्मन? है सर। अच्छा, तो आपने क्या स्पेनिश लिया था? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि अच्छी लगी थी इसलिए। नहीं, एक्चुअली पता है कन्वीनियंट भी है। स्पेनिश कन्वीनियंट भी है क्योंकि सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। और सर जो दूसरा फिल्म फ्रेंच था सर, फ्रेंच में मैंने थोड़े बहुत वर्ड्स देखे सर। इसमें तो प्रोनाउंसिएशन ही डिफिकल्ट है। हाँ, मतलब अगर आपने जैसे स्पेनिश पढ़ी है, अगर आपको स्पेनिश आती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए ना फ्रेंच सीखना। आप फ्रेंच इजीली सीख सकते हो। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी इजियर फॉर यू। या रेसिप्रोकल भी है कि अगर आपने फ्रेंच सीखा हो तो स्पेनिश भी आपको थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि काफी सारे वर्ड्स वगैरह हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों की मदर लैंग्वेज लैटिन है ना, तो लैटिन से ही दोनों के वर्ड्स निकले हुए हैं। सो बहुत कॉमनैलिटीज हैं। नमन, यू टुक संस्कृत? यस गुड सर। यार, गुड, नाइस। Since we are talking about Sanskrit, I should tell you something. There is something known as Sanskrit effect. किसी को पता है? नहीं सर। Okay, there was this researcher, linguistic researcher. क्या नाम था यार उसका, यार मैं भूल गया। बट ही डिड अ रिसर्च, और ये 2-3 साल पहले का रिसर्च है पब्लिश उसका। एंड ही डिड एन एक्सटेंसिव स्टडी ओवर संस्कृत एंड इट्स इफेक्ट्स, and he came up with a very astounding research about Sanskrit, rather the after effects of having Sanskrit recitation. जैसे if you guys are aware about our history, थोड़ा बहुत पता है अगर आप लोगों को, तो हम लोग we used to be an oral tradition, right? हमारे यहाँ पे रिटर्न बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है। वी आर ऑलमोस्ट, मतलब एक डेट है जो मतलब जिसपे सब अग्री करते हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट 5000 years ओल्ड, हमारी सिविलाइजेशन, ठीक है? दैट इज वी ऑल अग्री अपॉन। मतलब सर लीस्ट, हाँ। सर डॉक्टर जेम्स हार्टजेल। हाँ, जेम्स हार्टजल, यस। तो हार्टजल की एक रिसर्च है, उसने मतलब जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमारा जो ट्रेडिशन है दैट इज ओरल ट्रेडिशन। हमारे यहाँ पे क्या होता था, नॉलेज को लिखते नहीं थे। हमारे यहाँ पे नॉलेज को क्लेम नहीं करते थे। हमारे यहाँ पे नॉलेज वाज समथिंग व्हिच वाज सपोज्ड टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पे नॉलेज को कॉन्कर नहीं किया जाता है, ठीक है? जैसे बाहर इस चीजों का, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा वो था। इफ यू नो, पाइथागोरस वाज एक्चुअली नॉट द पर्सन हु गेव पाइथागोरियन थ्योरम। यस सर। ही टुक इट फ्रॉम इंडिया, ठीक है? जो न्यूमरल्स है, न्यूमरल्स हम लोग जो यूज करते हैं उनको अरबिक न्यूमरल्स बोला जाता है। वो अरबिक नहीं है, वो एक्चुअली इंडियन है, ठीक है? द अरब्स टुक इट फ्रॉम इंडिया। द व्हेन यूरोपियंस केम टू इंडिया ना, दे टुक अवे नॉलेज फ्रॉम हियर। उन्होंने क्या किया, ऐसे नॉलेज बहुत चोरी किया। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में देयर आर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट को रिसर्च किया जाता है। दे दे
this Sanskrit is the most मतलब second most spoken language in Germany after German. तो संस्कृत का वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया जाता है. Now there are few things about I was telling you about Sanskrit effect. Sanskrit effect क्या होता है कि during जो मैंने बताया था ना आप लोगों को क्रिटिकल पीरियड होता है एक लैंग्वेज सीखने का 15 years. So if you recite Sanskrit mantras, उससे क्या होता है आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव मतलब बेसिकली व्हाट योर माइंड डज, यू नो, थिंकिंग, रैशनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये क्या होती है, ये इम्प्रूव होती है. इट हैज बीन प्रूव्ड. So there are many schools. There are schools in Netherlands. There are school in England, Ireland, Germany, जहाँ पे क्या होता है संस्कृत मंत्रास की रेसिटेशन करवाते हैं वो लोग टू द प्राइमरी स्टूडेंट्स. ठीक है. And there is something good about Sanskrit, and that is it is the only scientific language in the world. संस्कृत के साथ ये चीज है कि आप वर्ड्स आगे पीछे कर दो, मीनिंग चेंज नहीं होता है. समझे? यस सर. सर तभी वो स्पेसक्राफ्ट में भी यूज होता है. हाँ. अब नासा भी उस चीज पे क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है संस्कृत पे, बिकॉज उसमें क्या है, फ्लॉ नहीं है. ठीक है. जैसे 10 पे अभी बाइनरी पे काम करते थे ना, कंप्यूटर्स वर वर्किंग ऑन बाइनरी. नाउ नासा इज इनकॉर्पोरेटिंग एआई में क्या कर रहे हो, संस्कृत को यूज कर रहा है, बिकॉज संस्कृत जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत में मिस्टेक्स नहीं होती. तो दिस इज ऑल अबाउट संस्कृत. साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है? साइंटिफिक इज बेसिकली कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है. ग्रामर बहुत स्ट्रांग है संस्कृत का. वोकैबुलरी बहुत रिच है इसकी. ठीक है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि द वर्ड लव, देयर इज ओनली वन वर्ड लव इन इंग्लिश. in Sanskrit there are 95 words which means love, synonymous with love. There is a there is a single word for elephant in English, okay, but there are more than 100 words for elephant in Sanskrit. So this is all about the richness of our language. सर उसका जो ग्रामर है सर वो परफेक्ट है और लॉजिकल है. संस्कृत का मतलब ही है द परफेक्ट लैंग्वेज. ठीक है. संस्कृत को बोलते हैं परफेक्ट भाषा, द परफेक्ट साउंड. So this is about Sanskrit. Now coming back to our topic. या किसी को अगर कुछ और curiosity है तो you can share. So it's always good to start our class with, you know, some extracurricular things outside of class. अच्छा, किसी ने लास्ट क्लास में मेरे को क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा था, तो क्रिप्टो वाला मैंने वीडियो अभी देखा नहीं है. थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था. आई विल वॉच इट नेक्स्ट क्लास में पक्का. आई विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी. ठीक है. ओके. किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कुछ बताना है तो बता सकते हो. देन आई विल स्टार्ट विद द क्लास. सर हाँ. सर मैं फार्म बिल्स के बारे में पढ़ रहा था. किसके बारे में? जो फार्म बिल्स आया उसके बारे में. अच्छा, फार्म बिल्स. हाँ, ठीक है. तो सर उसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो दोनों का कंसल्टेशन होना चाहिए. तो सर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे डिसीजन लिया तो उसने स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं करा. और सर पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट में 1750 करोड़ सिर्फ एएमपीसी मार्केट से आता है, जो मंडी कहते हैं हम. उससे 1750 करोड़ आता है. तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इसका कॉम्पनसेशन कैसे देगा? देखो, जो बात अगर ये जो एएमपीसी, जो एग्रीकल्चरल प्राइसिंग कमीशन, सॉरी, जो मंडियां हैं, जो सरकारी मंडियां हैं, सरकार ने क्या बोला है कि सरकार ने ये बोला है कि हम उनको बंद नहीं कर रहे हैं. ठीक है. जैसे ये एपीएमसीज क्या है, एपीएमसीज क्या है, दे आर प्लेसेस जहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स कैन गो एंड सेल. वहाँ पे क्या होता है, मिडिल मैन होता है, आड़तीय बोलते हैं उसको. वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, वहाँ पे उनको अच्छे रेट मिल जाते हैं. ठीक है. एमएसपी, बट उनको एग्जैक्ट एमएसपी नहीं मिलता है. ठीक है. बाय द वे, उनको बहुत कम रेट मिलता है. ये लोगों को लगता है कि वहाँ पे दे गेट एमएसपीज, बट वहाँ पे एमएसपीज नहीं मिलते हैं उनको. ठीक है. उनको एमएसपी से बहुत कम रेट में छोड़ना पड़ता है अपना फसल वहाँ पे. एनीवेज, तो सरकार ने जो 3 बिल्स लेके आया है, इसमें ये एक्चुअली 3 बिल है. फार्म बिल जो है ये 3 बिल है. और जहां तक रही आपकी बात जो आपने पूछा था ना किस चीज का, कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ
मतलब ये स्टेट लिस्ट में आता है एग्रीकल्चर, राइट? यस तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वो कर सकती है इसमें, इंटरफेयर कैसे कर सकती है ना? ये आपका क्वेश्चन है, यस विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भाई अगर स्टेट लिस्ट में आता है तो फिर इसमें फिर वो इंटरफेयर कैसे कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर सकती है? क्या लगता है आपको? देखो उसने अपना जुरिस्डिक्शन के थ्रू ही काम किया होगा, राइट? अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं करेगा काम, है कि नहीं? यस सर। तो कहीं ना कहीं तो जुरिस्डिक्शन होगा उसका। और आपको क्या लगता है, अगर 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 उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता तो अब तक ये सब फार्म बिल थोड़ी चल रहे होते, कोर्ट में गए हैं ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील लगी हुई है, अब तक सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको नलीफाई कर दिया होता, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया होता। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग वी डोंट नो, है ना? सर मैं वो भी देख रहा था राज्यसभा टीवी जो है ना, हाँ तो हाँ। सर उसमें मैं देख रहा था कैसे ये पास हो, तो सर अगस्त में कुछ हुआ था ये पास बिल। तो सर हम्म। उस 19 मिनट का वीडियो है वो, उसमें राज्यसभा में सर 4 तरह की वोटिंग होती है। एक हाँ। होता है ये और ने करके करते हैं, एक होता है खड़े होकर बैठ के, और दो होता है डिवीजन में, एक हम्म। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन वोट माइक से बोलते हैं, और एक प्रॉपर लिख के डिवीजन होता है। लेकिन हम्म। सर जो राज्यसभा का स्पीकर है उसने ऑपोजिशन को जो डिवीजन का मांग है उसको रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि आप जब ऑपोजिशन बैठेगी तभी वो डिवीजन करेंगे। इनफैक्ट जब ऑपोजिशन ने डिवीजन का रिक्वेस्ट करा था, तो हम्म। उन्होंने वो वाला सेक्शन राज्यसभा टीवी में म्यूट कर रखा है। मैंने किसी और सोर्स में जाके फिर देखा, तब मेरे को पता चला। और सर उसके बाद जो है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन द स्पीकर रिजेक्ट द डिमांड फॉर डिवीजन, बट उन्होंने डिवीजन का डिमांड रिजेक्ट कर दिया था स्पीकर ने। देखो डिवीजन बेंच तभी पॉसिबल होती है जब क्या होता है, मेंबर्स आर सिटिंग साइड बाय साइड, ठीक है? डिवीजन बेंच में क्या होता है, मेंबर्स हैव टू सिट साइड बाय साइड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, सो सोशल डिस्टेंसिंग थी, ठीक है? तो जब सोशल डिस्टेंसिंग ही फॉलो हो रही है और जब वो साइड बाय साइड वाला क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा था, तो स्पीकर के पास ये अथॉरिटी थी कि वो मना कर सकता था। सो उस ग्राउंड्स पे स्पीकर ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है? अब जो क्या बोल रहे थे आप, जो बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर वाली बात कर रहे थे आप, तो देखो एग्रीकल्चर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, ठीक है? एंट्री नंबर 14 पे आता है वो। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, 67 है उस 66 है सब्जेक्ट्स, सो 14th जो है उसमें वो क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है? 26th जो है उसमें दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट, ठीक है? और 27 जो है एंट्री उसमें दैट इज अबाउट प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में डाला गया था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट नेहरू जी को ये पता था कि कल को ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उस टाइम पे इंडिया वाज नॉट एन एग्रीकल्चरली क्या बोलते हैं, सेल्फ लैंड कंट्री। सो ऐसा हो सकता था कि स्टेट टू स्टेट क्या हो सकता था कि ऐसा कभी लाइजनिंग करने की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया था, उन्होंने एक दिमाग लगाया था और थर्ड अमेंडमेंट किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? और थर्ड अमेंडमेंट से उन्होंने क्या किया था, जो 33 कॉन्करेंट लिस्ट में 33 नंबर की जो एंट्री है उसमें उन्होंने डाल दिया था प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है? तो वो कॉन्करेंट में भी डाल दिया था उन्होंने। सो जहां तक बात आती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इस चीज को बनाने की, तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है अंडर एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है। सो आप बात करते हो अगर लीगैलिटी की, तो लीगैलिटी तो हो गया, लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ठीक है? Yes. हाँ, तो लीगल, और रही बात जो आपने प्रोसेस वाला बोला था कि हाँ प्रोसेस के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मतलब बिल को डिक्लेयर किया जा सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वेरी गुड। बट वो प्रोसेस फॉलो इसलिए नहीं हो सकता था बिकॉज कोविड का प्रोटोकॉल चल रहे थे। प्रोटोकॉल में ये था कि भैया साइड बाय साइड मेंबर्स नहीं बैठेंगे, दे हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग जब प्रोटोकॉल ब्रेक हो गया तो फिर स्पीकर के पास ही पावर होती है कि वो सुओ मोटो डिसीजंस ले सकता है, ठीक है? एंड दैट एक्सप्लेन्स आपका वो जो बात थी कि उन्होंने डिवीजन से क्यों नहीं किया, ठीक है? Yes, sir. और क्या क्वेश्चन था, और कुछ था क्या इससे रिलेटेड? सर फायदे क्या है इस बिल के, मेरे को अभी तक दिखा फायदे नहीं क्या है? फायदा इस बिल का। क्योंकि देखो सर पिछले 20 सालों में जैसे प्राइवेट सेक्टर ने इनपुट में, जैसे अगर हम ट्रैक्टर इन सब का बात करें, एग्रीकल्चर इनपुट में उन्होंने इन्वेस्ट तो करा, लेकिन सर प्राइसेस तो बढ़ी है इन इनपुट की, तो फार्मर्स का ट्रस्ट कैसे बनेगा प्राइवेट सेक्टर पे?
देखो प्राइसेस तो जनरली इन जनरल प्राइसेस तो राइज होती हैं चीजों की, ठीक है, विथ टाइम प्राइसेस क्या होती हैं, राइज होती है। यहाँ पे जो बात हो रही है, ये जो 3 बिल्स हैं, पहला जो है बिल है, उसमें क्या करना है, उसमें जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, ठीक है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, उसको कैसे इजी कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था, जैसे ये होता था कि सारा अभी सेलिंग क्या होता था, जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह इन स्टेट्स में क्या होता था, एवरी सेलिंग वाज डन थ्रू एपीएमसी। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है, जिनको सरकारी मंडी बोला जाता है, ठीक है। यस। वहाँ वहाँ पे क्या होता है, एपीएमसीज में क्या होता है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस वगैरह की फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो, अपना ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको एपीएमसी प्रोवाइड करती हैं। तो जब एपीएमसी प्रोवाइड करती है तो उसमें क्या होता है, फिर आपको बेनिफिट क्या होता है, एपीएमसी के बेनिफिट क्या होते हैं, आप वहाँ जाके ऑक्शन कर सकते हो, ठीक है, ऑक्शनिंग होती है वहाँ पे। देन वहाँ पे रिटेल शॉप्स भी होती हैं, रिटेल शॉप समझते हो ना, आप वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हो टू द यस सर, कंज्यूम। कंज्यूमर, टू द कंज्यूमर भी कर सकते हो। देन वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉइल टेस्टिंग वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन ये सब फ्री नहीं होता, आपको क्या होता है, इसका कमीशन देना पड़ता है, ठीक है। आपको इन फैसिलिटीज को क्या करना पड़ता है, आपको इनको कमीशन देना पड़ता है, विच इज जनरली आई गेस 2.5% और 3%, ठीक है। तो अच्छा है, प्रोविजन अच्छा है, बट द थिंग इज कि सरकार ने किया क्या है, एपीएमसी इसमें जो ट्रेडिंग वाला जो है, इसमें क्या किया है सरकार ने, इसमें ये किया है कि नाउ फार्मर्स वुड बी एबल टू सेल आउटसाइड ऑफ एपीएमसी आल्सो, प्राइवेट मंडियों में भी बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब सर हाँ, अगर हम देखें तो सर सारा सिर्फ 36% ऑफ प्रोड्यूस ही बेचते हैं वो एपीएमसी में, बाकी तो वो प्राइवेट सेक्टर को ही बेचते हैं। तो इस लॉ को हिस्टोरिक लॉ कहने का क्या मतलब हुआ, जब 36% ही बेचते हैं एएमपीएमसी में और बाकी 64% वो प्राइवेट सेक्टर को ही बेचते हैं, तो जो इसको जो हिस्टोरिक लॉ जो एमएसपी वाला है ना, जो एमएसपी वाला है, जो जितने भी जिन क्रॉप्स पे एमएसपी देती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सक्लूड करके, बाकी चीजों पे आपको क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स वगैरह पे, पल्सेस वगैरह पे आपको एमएसपी मिलता है, ठीक है। एमएसपी वाली चीजें जो है उसमें बेनिफिट है आपको कहाँ पे, एपीएमसीज में। सरकारी मंडियों में जाके आप एपीएमसीज में जाके क्या कर सकते हो, उनको अगर बेचो आप, तो वहाँ पे एमएसपी वाले क्रॉप्स में बेनिफिट है आपको, बाकी क्रॉप्स में बेनिफिट नहीं है आपको। लेकिन इसमें ये बिल्स के थ्रू क्या किया है कि नाउ फार्मर्स वुड बी एबल टू सेल एमएसपी पे इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो। अभी तक क्या था, प्राइवेट वालों को कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती थी कि हम तुम्हें भैया एमएसपी ऑफर करेंगे, बट इस बिल के थ्रू क्या कर दिया कि अब आप एमएसपी पे क्या कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी बेच सकते हो। और बल्कि होता क्या था सरकारी मंडियों में, क्या होता था, एक फार्मर लेके जाता था बेचारा अपना, सपोज अब एक ट्रक ले गया हो गेहूं, वहां पहुंचा, वहां ऐसा तो होता नहीं था कि वहां बिल्कुल ऐसा पहुंचते ही उसकी सेल आउट हो जाएगा, बेचारा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक रहा है वहां पे, ठीक है। अब जो आड़तिया होता था, जो मिडिल मैन होता था, वो क्या करता था, उसको बोलेगा यार आज तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे क्या कर देगा, रोड वो उसको रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। अब वो बेचारा फार्मर है, वो अपना फील्ड छोड़ के आ रखा है, घर से दूर आ रखा है, तो क्योंकि एपीएमसी पास में तो होते नहीं है फार्मर्स के, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे वो बेचारा जो रुका हुआ है, तो वो तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में बोलेगा यार जो प्राइस मिल रहा है मुझे, वो सोच के ये आता है एमएसपी पे बेचूंगा, ठीक है। बट वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन है नहीं एक्चुअली, आड़तियों को तो दे आर सपोज टू प्रोक्योर एट एमएसपी, बट आड़ती क्या करते हैं, बीच में दिमाग लगाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्राइस कट डाउन करते हैं वहां पे, कि यार बड़ा कंपटीशन चल रहा है यार, मैं क्या करूँ यार, हमारे पास तो अभी वो नहीं है, एमएसपी पे दे नहीं पाएंगे हम, ऑफर नहीं है हमारे पास, ये वो। किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ठीक है। और फिर लीगैलिटी में कौन पढ़ना चाहता है, कौन केस ठोकेगा और कौन जाएगा लीगल उसके थ्रू। तो किसान क्या करता है, थकार के लास्ट में भाई साहब, जो उसको रेट मिलने वाला होता है, कि सपोज 2,000 का रेट मिल रहा है, तो वो बेचारा 1,000 1,200 में टिका के आ जाता है वहां पे। अब वो सर मैं आड़ती अब वो आड़ती क्या करते हैं, उतने पे लेके फिर उसको जितना एमएसपी होता है उस पे वो बेच देते हैं। सर मेरे दिमाग में एक सॉल्यूशन आ, हाँ बोलो बोलो, क्या सोल्यूशन है। सर और अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है और फार्मर को थकार के कम में बेचना होता है, तो हम एएमपीसी मार्केट को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा मार्केट बना सकते हैं, ताकि कंपटीशन कम हो जाए और कमीशन की रेट थोड़ी कम कर दे, क्योंकि सर कमीशन जो लेते हैं वो मेजर जो कमीशन लेते हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो सर हाँ ऐसे पंजाब की गवर्नमेंट भी गिर सकती है इन 3 बिलों की वजह से। बिल्कुल गिर सकती है, इसलिए तो इन बिलों के ऊपर इतना पंजाब को क्या लग रहा है, पंजाब का ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है।
बिना सपोर्ट के चल रहा है मूवमेंट, 1 साल हो गया इसको। इसमें बहुत, इसमें सपोर्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट है, आउटसाइड सपोर्ट है, इसमें फाइनेंसिंग हो रही है। अदरवाइज ये लोग यहाँ थोड़ी ऐसे लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, इन्होंने प्लॉट में भाई साहब घर बना दिए, ठीक है, बढ़िया एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, ये कहने को फार्मर है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इनके ऑब्जेक्शंस क्या है, ये पता नहीं है अब तक। पहले ये बोल रहे थे कि यार हमें एमएसपी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोल भाई रिटर्न में दिया है कि एमएसपी आपको मिलेगा। दूसरा इन्होंने बोला यार एपीएमसी बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट ने ये बोला है ऑप्शन है आपके पास, एपीएमसी बंद नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एपीएमसी में बेचो, चाहो तो प्राइवेट मंडियों में बेचो। तीसरी चीज ये है इनका, तीसरा तो सुना ही नहीं मैंने यार, इनके तो यही दो दलीलें आ रही थी स्टार्टिंग से लेके अब तक। एक तो क्या है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी भाई साहब ऐसी ही है, ठीक है, ठेठ, उनको पता ही नहीं किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो जो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल स्पोक्स पर्सन राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन का लीडर है, ठीक है, वो भी क्या लीडर है, अपने पापा का वो मिल गया उसको। तो एक बार क्या हुआ था, 1989 में प्रोटेस्ट हुआ था बीकेयू का, भारतीय किसान यूनियन का। उस टाइम पे ये राकेश टिकैत के फादर ने किया था, महेंद्र सिंह टिकैत, ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड बीकेयू। मतलब उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, बट ही वाज द मेन, मतलब उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ बीकेयू, ठीक है। तो 1989 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, फार्मर्स के लिए एमएसपी की बात की थी, देन इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड से थर्ड थिंग वाज कि कुछ लोन्स वगैरह जो फार्मर्स के आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं उनको माफ कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें थी, तो काफी सारी उनकी डिमांड उस टाइम पे इट वाज मेट, एंड इट वाज वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। और कोई वो नहीं हुआ था उसमें ना, किसी प्रकार का कोई ट्रबल नहीं हुआ किसी को कुछ। इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वेरी सक्सेसफुल, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग, वो महेंद्र सिंह टिकैत का वो प्रोटेस्ट, उसका भाई साहब आज जो है लाइमलाइट राकेश टिकैत इज टेकिंग। एंड राकेश टिकैत हैज नो, मतलब उनको पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, because he has not read farm bills. It is exactly like CA and NRC, जिसके बारे में कुछ नहीं पता था किसी को, but everybody was protesting, ठीक है। CA was, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि CA was something related to giving citizenship. It was not about revoking citizenship. उसमें उसमें कहीं भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि रिवोक कर दी जाएगी सिटीजनशिप। उसमें सिर्फ ये था कि कौन एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू। सर बट वही है ना, हमारे यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है भाई साहब, ऐसे पता है कि डेमोक्रेसी इज अ गुड गवर्नेंस फॉर पीपल हु आर एजुकेटेड, फॉर अदर्स इट जस्ट अ वे मींस, यू नो, वेज एंड मींस ऑफ प्रोटेस्टिंग एंड मास मूवमेंट। तो ये है यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे भारत में सर कि हाँ। सर मैंने जो सॉल्यूशन बताया था, ज्यादा एपीएमसी मार्केट सेटअप कर सकते थे ताकि कंपटीशन कम हो जाए। सर इसमें प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो एपीएमसी आप कम करो या ज्यादा करो, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये कि जो एपीएमसी कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो सरकार में बैठे हुए हैं। बात यही है कि आप एमसी एपीएमसी ज्यादा भी बढ़ा दोगे तो उसमें बात तो वही है, घूम फिर के तो चेहरे तो वही है ना, कंट्रोलर्स तो वही है, मिडिलमैन तो वही है। तो सर मोनो बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर को तुमने थोड़ा बहुत शेयर बन जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी एक यही मोनोपोली। तो प्रॉब्लम, नहीं नहीं मोनोपोली नहीं, प्रॉब्लम यही तो है बाबा, अभी तक क्या है ना, इनको कंपटीशन नहीं है, एपीएमसी वालों को कंपटीशन नहीं। अब क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर के साथ इनको compete करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इनको बेटर वो ऑप्शंस देने पड़ेंगे फार्मर्स को। अभी तक क्या है, बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन है, दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ ऑल दिस मोनोपोलाइज्ड, ठीक है, ये मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी को बेनिफिट उठा रहे हैं। इज देयर एनी कंट्री दैट पुट अ बैन ऑन पब्लिक प्रोटेस्ट, like took away right to freedom of speech? Right to freedom of speech can be taken away, ठीक है, when it comes to public order and morality, it can be taken away, बट यहाँ पे कुछ एक्शन लिया नहीं गया। मतलब यहाँ पे देखो, ये अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कल या परसों ही जो इनकी जो महापंचायत है किसानों की, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके, रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब क्या लताड़ा है इनको ढंग से, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब हार्श वर्ड्स में बोला है कि मतलब यू आर सफोकेटिंग द एंटायर सिटी, यू बीन ट्रबलिंग द पॉपुलेशन। जब आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, when your case is already with supreme court, then I मतलब then there is no point of you protesting, कि have you lost your faith on judiciary?
These were certain questions and certain arguments put forward by Supreme Court. तो Supreme Court ने झाड़ लगाई है इनकी ढंग से. देखो सीधी बात ये होती है कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट. यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, यस. बट राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप 26 जनवरी को भाई साहब वॉयलेट करोगे हमारे इंडियन सॉवरेनिटी को और इंडियन स्पिरिट को. दैट टू ऑन रिपब्लिक डे. ठीक है. You cannot do illegal acts. You cannot destroy the public order. अब ये लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं इससे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को सफर करना पड़ रहा है. ट्रक्स वो नहीं आ पा रहे हैं. अभी कुछ दिनों पहले मैं वीडियो देख रहा था, इंडियन आर्मी की कॉन्वॉय आ रही थी, उसको रोक दिया इन्होंने. So they are troubling everyone. Now they are not protesting. Now they are troubling. They have become a burden. I don't know what the government is thinking or doing, but probably हो सकता है कि पंजाब में इलेक्शन आ रहा है इसलिए अभी तक कुछ एक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे यहाँ इलेक्शन भी तो हर साल होते रहते हैं. आधी पॉलिसीज तो हमारे यहाँ पे इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन ही चलते रहते हैं, तो प्लीज करते रहते हैं हमेशा. ठीक है नमन. यस सर. बात आती है कि और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर स्टार्ट करें ग्लोबलाइजेशन. Anybody else? Any questions? Okay, if no questions, then I guess the last topic which I was teaching you people was production, na? Across countries. KMNC's प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करती है अक्रॉस कंट्रीज. तो मैंने बताया था आपको वन ऑफ द थ्री वे. पहला क्या था? या तो पार्टनरशिप, या फिर क्या कर लो, बाय कर लो. द सेकेंड रूट वॉज आउटसोर्सिंग एंड द थर्ड रूट वॉज सेटअप प्रोडक्शन हाउस. फर्स्ट और सेकंड समझा दिया था ना मैंने आप लोगों को. कोई कुछ बोलेगा? कभी कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि कभी मतलब कॉन्शियस नहीं बोलते आपके कि हाँ यार मे बी आई शुड हैव स्पोकन. यार मैं यही देख रहा था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा. ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, ग्रुप साइकोलॉजी में देयर इज अ वेरी गुड टर्म फॉर इट. मॉब मेंटालिटी. मॉब मेंटालिटी तो है ही है, बट ये इसको ग्रुप कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि ग्रुप में खड़े हैं तो हम क्यों करें, दूसरे भी तो हैं. सही बात है. तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई अपना फुट फॉरवर्ड नहीं रखता है. ठीक है. एनीवेज कोई कुछ बोल नहीं रहा, बट स्टिल आई रिमेम्बर व्हाट आई टॉट यू इन द लास्ट क्लास. फर्स्ट वाला मैंने बता दिया था आप लोगों को कि द मोस्ट ऑब्वियस रूट इज कि एमएनसीज क्या करते हैं, किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ या तो पार्टनरशिप कर लेती हैं या फिर उसको खरीद लेती हैं. इससे बेनिफिट दोनों को ही होता है. डोमेस्टिक कंपनी को ये बेनिफिट मिलता है कि उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, एंड सेकेंडली उसको नई टेक्नोलॉजी मिलती है. एमएनसीज को बेनिफिट ये मिलता है कि उनको ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस मिल जाता है, एंड साथ ही साथ उनको कंज्यूमर बेस मिल जाता है लगा लगाया, तो उनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है. देखो एक किसी भी कंपनी का ना एक सबसे बड़ा कॉस्टिंग पता है क्या होती है? मैड. मैड कॉस्टिंग पता है क्या होती है? एम फॉर मार्केटिंग, ए फॉर एडवर्टीजमेंट, एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ये बड़ा खर्चीला सौदा है. ठीक है. दिस इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर एनी कंपनी. दे स्पेंड lakhs and lakhs of money on marketing, advertisement and distribution. ठीक है. रफली 60 to 70% जो होता है कंपनी की कॉस्टिंग अपॉन अ प्रोडक्ट इज मैड कॉस्टिंग. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वो कंपनी, अगर कोई एमएनसी है
और वो पार्टनरशिप कर लेती है या फिर बाई कर लेती है प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उसको बेनिफिट क्या मिल जाता है, उसकी ये मैड कॉस्टिंग बहुत हद तक क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ठीक है, तो हर, क्योंकि यार देखो कोई भी एमएनसी क्या करती है, बिजनेस कर रही है तो विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट कट डाउन करने, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करने का एंड कॉस्ट कटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस को ढूंढ लो। उससे क्या हो जाता है, मैड कॉस्टिंग कम हो जाती है। अब आजकल आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते होगे, है ना, या अमेजोन पे शॉपिंग करते होगे, है ना। Yes, sir. आजकल तो बहुत वो है, ये नॉर्मल ऑब्वियस चीज है कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। Yes, sir. तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत चीजों के रेट्स बहुत सस्ते होते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. कि अगर आप मार्केट में जाओ और मार्केट में उसको अगर उस चीज के बारे में पता करो तो यू विल फाइंड कि मार्केट में कॉस्टिंग इज काफी हाई एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। सो ऐसा क्या रीजन है कि फ्लिपकार्ट पे चीजें सस्ती मिलती है। फ्लिपकार्ट पे चीजें सस्ती मिलने का रीजन ये है कि ये जो मैड कॉस्टिंग होती है कंपनी की बहुत बच जाती है। ठीक है, उनको मार्केटिंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है उनके बिहाफ पे, फ्लिपकार्ट कर रहा है अपनी साइट पे, है ना। अपनी ऐप और अपनी साइट के थ्रू क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट ये जिम्मेदारी उठा रहा है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी फ्लिपकार्ट कर रहा है, कंपनी को कुछ करना ही नहीं है। फ्लिपकार्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा है, कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। सो ऑल द मैड इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय व्हाट, फ्लिपकार्ट। एंड दैट इज वाई फ्लिपकार्ट पे चीजें क्या मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट जो बेवकूफ बनाता है आपको सस्ती चीजें देके फ्लिपकार्ट बेवकूफ नहीं बनाता। फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट बहुत कॉस्ट कटिंग कर देता है। दैट इज वाई फ्लिपकार्ट को प्रोक्योरमेंट प्राइस बहुत कम पड़ जाती है, एंड उसको दैट इज वाई उसको सेलिंग प्राइस भी कम पे बेचता है वो। ठीक है, सिंपल इकोनॉमिक्स है ये। दूसरी बात थी आउटसोर्सिंग की। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, इसमें कंपनी खुद नहीं बना के चीजें क्या करती है, छोटी छोटी कंपनीज को आउट दे देती है कॉन्ट्रैक्ट पे, और उनसे वो आउटसोर्स ले लेती है, कर लेती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एमएनसीज के पास क्या होता है, क्योंकि दे जनरली डील विद स्मॉलर कंपनीज, सो उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। यू अंडरस्टैंड बार्गेनिंग पावर, Yes, sir. कि प्राइसेस वगैरह क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं एमएनसीज। छोटी कंपनीज है, उनको बेचारों को तो धंधा चाहिए, है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। ऑल्दो दे मेक प्रॉफिट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, बट इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ केक व्हिच एमएनसीज हैव इन माइंड। एमएनसीज जो प्रॉफिट सोच के चल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनीज उतना बड़ा प्रॉफिट सोच के नहीं चलती हैं। तो इसलिए एमएनसीज क्या करती हैं, आउटसोर्स करके वो चीजें बहुत बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे उसको प्रोक्योर कर लेती हैं, और फिर उसको क्या करती हैं, आगे बेचती हैं अपने रेट्स पे। ठीक है, अब एक जो मैंने आप लोगों को बताया था, ओखला वाला एग्जांपल बताया था। फॉर एग्जांपल अगर एक लीवाइस की जीन्स है जिसका मार्केट प्राइस इज 4999, ठीक है, आपको पता है ओखला में वो जीन्स कितने की बनती है, बताओ, सोचो, कोट करो कुछ, कोट एन अमाउंट। हाँ, 1000, कितने में, 1000, 1000, 1001, 1002, और कुछ कोट करना है किसी ने, 800, 500, 200 501, 200, 201, 202, 203, सोल्ड टू अंगद, यस, 200 रुपए, सर इतनी सस्ती? यस। जैसे इन्फ्लेशन वगैरह, प्रॉफिट हो गया, वो सब इसमें ऐड सब वगैरह कुछ जोड़ के करके। बता रहा हूँ मैं, मतलब जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, 200 रुपए में वो क्या कर रहा है, आपको टैग लगा के दे रहा है वो, मतलब टैग मतलब आपको जीन्स बना के दे रहा है वो। ठीक है, सर मेरे दो को सौ business दो ideas आ रहे हैं। 200 रुपए की जीन्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, उसके ऊपर मारेगा टैग बढ़िया सा, उसके ऊपर पैकेजिंग करेगा, उसके ऊपर लिवाइस का वो लगा देगा, एंड देन 200 रुपए की जीन्स वहां जाएगी कहाँ पे, शोरूम में, और फिर वहां पे लोग बड़े शौक से उसको खरीदेंगे 5000 रुपए में। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे कंपनी 5000 रुपए लिखती और 4999 में क्या फर्क आ जाता है, बताओ क्या फर्क आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4999 एंड 5000 सर 1 रुपी पर पीस। रुपीज पर पीस? Sir, 4,999 ज्यादा पेड है। 4999 ज्यादा
फीलिंग है अपीलिंग है, क्यों है अपीलिंग? सर, क्योंकि वो हम लोग जब फर्स्ट नंबर देते हैं हम लोग उसी हिसाब से फिर खरीदते हैं। तो हमें फर्स्ट में 4 दिख रहा है जो कि 5 से कम होता है। तो हमें तो भले ही हाँ हमें हमें पता है ये दोनों इक्वल है, लेकिन एक वो बैठ जाता है कि 499 वाला थोड़ा सा सस्ता होगा देखो साइकोलॉजिकली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या सर? एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट फिगर, दिस इज सेकंड फिगर। इसमें कौन सा बड़ा है? फर्स्ट। फर्स्ट। इसमें फर्स्ट बड़ा है सेकंड। कि सेकंड बड़ा है? इक्वल है। सो सेकंड को अगर ज्वाइन कर दो सेकंड बड़ा है। सेकंड को अगर ज्वाइन कर दें तो सेकंड बड़ा हो जाएगा, बट अगर सेकंड को ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर वो डिस्ट्रक्चर्ड रहेगा तो क्या लगेगा हमें? फर्स्ट बड़ा लगेगा, राइट? इट इज द सेम विथ 4999 एंड 5000। 4999 इज अनस्ट्रक्चर्ड। हमें आदत नहीं है ना, हमें कंप्लीट चीजें अच्छी लगती है ना? 5000 लुक्स गुड, है ना, एस्थेटिक, अच्छी अपील आ रही है 5000 में। सो 5000 क्या होता है? इट्स ए कंप्लीट फिगर एंड वी नो व्हाट 5000 इज। तो 5000 ज्यादा दिखता है, बट 4999 क्या करता है? अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई फर्क नहीं है खास, लेकिन क्या होता है 5000 के मुकाबले हमें 4999 साइकोलॉजिकली कम दिखता है, ठीक है? सो ये एक, दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनीज, ठीक है? कि यू फील वेरी कंफर्टेबल विथ 4999, बट वही अगर 5000 की होती तो आपको बहुत थोड़ा ऑकवर्डनेस फील होता। अगर आप लोग जैसे मार्केट्स में जाते होगे, मार्ट्स वगैरह में जाते होगे, आजकल तो सारे मार्ट्स वगैरह आ गए हैं। सो अगर वहां पे जाओगे तो जो टॉप शेल्फ्स पे जो चीजें होती है ना, मतलब जो आपकी जो आई की रेंज में जो चीजें होती हैं, दे आर कॉस्टली, और सबसे सस्ती चीजें क्या करते हैं? नीचे वाले रैक्स में लगाते हैं। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है साइकोलॉजिकली, ठीक है? एनीवे, इसके ऊपर हम एक पूरी क्लास रख सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, बट छोड़ो, अभी उसके ऊपर क्लास बाद में करेंगे। तो दिस इज आउटसोर्सिंग, ठीक है? एमएनसीज क्या करती हैं? छोटी छोटी कंपनीज को चीजें बनाने के लिए दे देती हैं और उनसे प्रोक्योर कर लेती हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। उसमें उनको टेंशन भी नहीं होती, लेबर का कोई टेंशन नहीं है उनको, कंपनी का कोई टेंशन नहीं, उनको बना बनाया सामान मिल रहा है। वो अपना टैग लगा के उस पर अपनी प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस करके देन दे सेल इट आउट इन द मार्केट। तो सो हम थोड़ा, ऐसे कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। कैसे नहीं जा सकते? मतलब कैसे? किसे इतनी सस्ती चीज इतनी महंगे में बेच रहे हैं? इतनी सस्ती चीज उतने महंगे में बेच रहा है? देखो, जितने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जुड़ते रहेंगे ना इसमें, ये पहला स्टेज था जब उसमें मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपए की चीज बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दी। डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें टैग लगा के क्या किया? आगे रिटेलर को दी। रिटेलर ने उसको क्या किया? या रिटेलर भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो बल्क में लेता है उसको क्या बोलते हैं यार? बल्क वाले ले लो, बल्क ही लिख लो, ठीक है? बल्क वाले ने क्या किया? बहुत सामान, बहुत ढेर सारा उठाया और उसको क्या किया? ले गया। उसने आगे क्या किया? रिटेल जो शोरूम वाला है उसको बेचा, ठीक है? रिटेल वाले ने आगे क्या किया? कंज्यूमर को बेचा। सो एट एवरी स्टेज क्या है ना, प्राइस ऐड होता है, क्योंकि टैक्सेस ऐड होते हैं। हर स्टेज पे क्या होता है? टैक्सेस ऐड होते हैं। टैक्स ऐड होने के बाद क्या होता है? जो कंज्यूमर तक पहुंचती है वो सामान, तो उसका प्राइस ऑल्दो 4999 नहीं होगा। दिस इज एमआरपी। एमआरपी समझते हो ना? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम में बेच सकता है वो, ठीक है? मतलब 4999 इज द मैक्सिमम प्राइस दैट ही कैन चार्ज, ही और शी कैन चार्ज। इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। इससे कम में वो जितने 1 रुपए में दे दे आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होता है? एट एवरी स्टेज क्या होता है? टैक्स इज एडेड, वैल्यू ऐड हो जाते हैं। और जब कंज्यूमर के पास, मतलब जब ये रिटेल में पहुंचता है, तो रिटेल में क्या है भाई? वो शोरूम लगा के अगर कोई बंदा बेच रहा है सामान, तो उसकी और भी तो कॉस्टिंग है ना, उसमें बाकी सारी कॉस्टिंग भी तो जुड़ जाती है ना। सो आप तो अपना कन्वीनियंस देख रहे हो कि भाई मैं गया मस्त अपने घर के पास शोरूम में, वहां से जीन्स ले आया मैं, ठीक है? सामने वाले ने कॉफी अलग से पिलाई। तो आपने अपना कन्वीनियंस देखा, आपने टैक्सेस, जो बीच में टैक्सेस, वैल्यू एडिशन हुआ, ये सब नहीं देखा आपने। सर यानी फ्लिपकार्ट इसलिए सस्ता बेचता है क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहीं से उठाता है माल और सीधा कंज्यूमर। बीच के स्टेजेस खत्म हो जाए, जितने ज्यादा स्टेजेस होंगे ना, उतना समझ लो प्राइसेस और बढ़ जाएंगे।
ठीक है, आप अगर इतना ही ज्यादा वो हो तो आप सीधा जाओ डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ। बट प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको 2 पीस 4 पीस 10 पीस थोड़ी देगा। वो तो 1000 2000, पता लगा आप एक ही टी शर्ट के भाई साहब 100 पीस लेके आए हो, पहन पहन के खुद ही थक जाओगे। है कि नहीं? यस सर। तो ये सब चीजें होती हैं, दीज आर नुआंसेस जो हमें नहीं दिखती हैं। बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सर मैं एनीवे, कुछ दिन पहले फैक्ट्री आउटलेट पे गया था शूज लेने। हाँ तो उधर मेरे को 5000 के शूज 2000 में मिले। बिल्कुल मिल गए होंगे, क्योंकि वो क्या है ना, वो जो फैक्ट्री आउटलेट वाला बंदा है वो कहाँ गया होगा, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया होगा और वो उठा के ले आया इतने सारे शूज। यस सर। हाँ, और उसने आपको, उसने फिर भी बहुत महंगा बेचा है आपको। सर पर मैं अगर मॉल में जाता तो मेरे को 16,000 से नीचे के कोई जूते नहीं थे फुटबॉल के वहां पे। हाँ, तो वही है ना, देखो जितनी स्टेजेस स्किप करोगे उतना ही आपको ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, आपको उतनी अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी। फैक्ट्री आउटलेट होते भी तो बहुत लोकल एरिया, मतलब बहुत ही कंट्री साइड पर। कंट्री साइड? इंटीरियर्स। वी लिव इन कंट्री साइड बाबा, वी लिव इन द्वारका, द्वारका इज कंट्री साइड। इन द सेंस कि मतलब मेन सिटी से बहुत दूर होता है। ऑल्दो इट्स एन अर्बन कंट्री साइड, बट द्वारका इज अ कंट्री साइड। ठीक है, नजफगढ़ इज अ कंट्री साइड। ये जो गाँव वाँव लगते हैं ना द्वारका में, क्या लगते हैं गाँव, क्या बोलते हैं इनको, कौन सा गाँव है यार ये, सेक्टर 19 में लगता है बीच बीच में, मतलब है, मैं बता रहा हूँ, अंदर पालम आई, गाँव हो गया, अंदर आई, अंदर आई। अमराही हो गया, पालम आई। हो गया, नजफगढ़ हो गया, ये सब क्या है, दीज आर ऑल कंट्री साइड। हम भी कंट्री साइड है, बट वी आर एन अर्बन कंट्री साइड। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2006 और 7 में आए होते, जब मैं पहली बार आया था, तो आप यही बोलते कि भाई ये तो सही में गांव देहात है। उस टाइम पे द्वारका देहात था, इट वॉज अ कंट्री साइड, इट वॉज अ विलेज। 2006 में ना यहाँ पे ऑटो नहीं आता था शाम को 7 बजे के बाद, इतना डरते थे ऑटो वाले। एनीवे, द थर्ड मेथड इज, आप अपने क्या करो, आप कंट्री में अपना प्रोडक्शन हाउस ही खोल दो, वहीं प्रोडक्शन करो, वहीं पे बेचो, ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ये करने के लिए आपके पास कैपिटल बहुत होना चाहिए। ठीक है, ये करने के लिए आपके पास, ये मतलब छोटी छोटी एमएनसीज ये जनरली पार्टवे नहीं लेती हैं। हाँ, बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती हैं, दे कैन टेक दीज रूट्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रूट, बट इट्स हाईली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। शेल्फ लाइफ बहुत है इसकी, मतलब आपने एक बार वहां पे धंधा सेटअप कर दिया तो बहुत लॉन्ग टर्म की सोच के चल रहे हो आप फिर। ठीक है, इसलिए एमएनसी क्या करती हैं, ऐसे किसी भी कंट्री में बिजनेस सेटअप नहीं करती हैं, जहाँ स्टेबल होता है एनवायरनमेंट, वहां बिजनेस सेटअप करते हैं। अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पेप्सिको ने क्या किया, अपना प्लांट केरला में जो था वहां से हटा के उन्होंने क्या किया, अब यूपी में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि केरला में जो पॉलिटिक्स इज बिकमिंग वेरी, यू नो, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड एंड वेरी अनस्टेबल, while UP is very stable right now. यूपी की पॉलिटिक्स इज वेरी स्टेबल, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ फ्लो ऑफ कैपिटल इन यूपी। बहुत लोग यूपी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि 5 5 साल पहले तक नहीं था। वहां जो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस थे वो भी रोते थे, बड़े बड़े जेपी ग्रुप्स जो हैं ये सब रोते थे। मतलब मैं आई टू लिव इन आगरा इन 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पे 13 की बात बता रहा हूँ। 13 में पीपल यूज टू क्राई इन यूपी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती थी वहां पे, एवरी 5 years दे हैव टू, यू नो, गिव ब्राइब टू द गवर्नमेंट। बट तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत मुश्किल था यूपी में, बट अब क्या हो गया, पॉलिटिक्स इज वेरी स्टेबल, करप्शन इज ऑल टाइम लो। ऐसा नहीं कि करप्शन खत्म हो गया, करप्शन लेकिन बहुत कम हो गया। पोlicing हैज बिकम वेरी गुड, एंड ईज ऑफ, ये सब चीजें होती हैं जो बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करती हैं। सो ठीक है, सो ये थर्ड रूट है, सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल यस देता सर। हूँ कि 1995 में फोर्ड मोटर्स ने क्या किया था, एक फैक्ट्री सेटअप करी थी चेन्नई में। ठीक है, महिंद्रा के साथ मिलके। सोचो, फोर्ड जितनी बड़ी एमएनसी, वो तब भी क्या कर रही है, लाइजनिंग कर रही है महिंद्रा के साथ मिलके। ठीक है,
और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फोर्ड की कार्स फिर उसके बाद बहुत सस्ती हो गई थी, 95 के बाद फोर्ड की कार्स बहुत वाइडली अवेलेबल हो गई थी और बहुत सस्ती भी हो गई थी, बिकॉज यहीं पे सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही थी। और अभी रिसेंटली की बात सुनो, मैंने फोर्ड का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही फोर्ड मोटर्स ने क्या किया, यहाँ से वाइंड अप कर दिया अपना ऑपरेशन। यस सर। ठीक है, तो हम लेट्स पे रिस्पेक्ट टू फोर्ड फ्रॉम 1995 टू 2000 2021। ठीक है, ये है फोर्ड का टूमस्टोन। और फिर हार्ले डेविडसन में इंडिया से हट गई ना। हाँ, हार्ले डेविडसन भी इंडिया से वाइंड अप करके। ठीक है, आगे समझ में यहाँ ये प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं आ ही गया होगा। तो वाइंड अप क्यों करा? किसने? फोर्ड ने। यस सर। फोर्ड ने वाइंड अप इसलिए करा बेटा क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हो। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड वो सर्विसेज जो डोमेस्टिक कंपनीज प्रोवाइड कर रहे हैं एट दैट प्राइस। सो इनके लिए मार्केट बहुत कैसे? मुश्किल हो गया था। जैसे कौन सी कंपनी थी यार, डेयरी की ना एक बहुत बड़ी कंपनी थी यहाँ पे, नेस्ले ही थी शायद, नहीं नेस्ले नहीं थी, कोई और कंपनी थी, कोई यूएस की बहुत बड़ी डेयरी कंपनी है। उन्होंने अपने यहाँ पे इंडिया में कोशिश करी थी बहुत चलाने की ना डेयरी, बट वो वाइंड अप करना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद अमूल। कहाँ से कम्पीट करोगे अमूल से, कैसे कम्पीट करोगे? यहाँ घर घर में भैंसे और गायें हैं। फिर अभी बीच में भाई साहब पेटा वालों ने क्या किया कि आपको क्या करना चाहिए, ऑर्गेन सॉरी क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मिल्क बोला था उन्होंने, वीगन मिल्क। सोया। वीगन मिल्क वीगन मिल्क बेचना चाहिए। ठीक है, वो भी चले गए चुपचाप। सो वीगन मिल्क किसका होता है? वीगन मिल्क मतलब सोया मिल्क। अब ओके सोया मिल्क इज, आपको पता है सोया मिल्क भाई, हम मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सोया मिल्क। सर काफी एक्सपेंसिव होता है बहुत स्पेशली इन एक्सपेंसिव इंडिया। होता है यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सर सर अभी भी इंडिया का टेस्ट ऑटो रियली बैड। टेस्टी भी नहीं लगता मेरे को तो। टेस्टी नहीं लगता। नो सर। देखो दूध के साथ मेरा मानना ये है कि दूध के साथ ना क्या होता है कि आपको टेस्ट एक्वायर करना पड़ता है। यस सर। ट्रू। दूध इज समथिंग ऑफ एन एक्वायर्ड टेस्ट। आई डोंट थिंक एनी किड लाइक्स मिल्क, बट एटलीस्ट आई यूज्ड टू आदत हो हेट जाती मिल्क। है। हाँ, आई यूज्ड टू हेट मिल्क when I was a kid. I used to hate milk. I used to hate milk so much कि I used to get beaten every day without any gap. हर दिन पिटता था मैं मम्मी से दूध के अच्छा, चक्कर में। कच्चा दूध पीते थे क्या? नहीं, बॉइल्ड। अच्छा, बॉइल्ड। मेरा वो मतलब वो नहीं है, बॉर्नवीटा वगैरह नहीं डालते थे? अरे मैंने 9 months पे वीन ऑफ कर दिया था यार। मैं ब्रेस्ट मिल्क मतलब मम्मी का पीना बंद कर दिया था आफ्टर 9 months, मतलब प्रॉब्ली एट 9 months व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग ना, तो मैंने छोड़ दिया। मतलब मम्मी अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। अच्छी नफरत थी आपको। हाँ, एंड आई हेटेड मिल्क टिल द एज ऑफ 18। और 18 के बाद देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क, और अब तो दूध इतना अच्छा लगता है, कच्चा पक्का आधा पक्का कुछ भी दे दो, स्ट्रेट आउट ऑफ फैक्ट्री दे दो, मुंह में डाल दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई ड्रिंक मिल्क लाइक एनीथिंग। सो मिल्क प्लेन इज एडिबल, बट सर जब उसमें वो चॉकलेट्स एंड बॉर्नविटा वो सब डाल देते हैं, इट्स नॉट एट ऑल एडिबल। पता नहीं, देयर सम पीपल प्रेफर इट दैट वे। इट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट, लाइक आई सेड, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। जो मुझे पसंद है। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद है ऐसे ही। प्लेन मिल्क बढ़िया होता है। सर दोनों बढ़िया होते हैं। अपना अपना टेस्ट देखो यार, किसी को टेस्ट के मामले में वो नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम में राइट टू ईट भी है। अच्छा, तो अब हम आते हैं, ये तो हमने सारा मौसम बना लिया ग्लोबलाइजेशन का, अब हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे, देवर ऑल it was all the introduction of globalization. So let's come straight away to globalization. Before I explain globalization, yeah, let's start with explanation of globalization. So क्या लगता है आप लोगों को क्या होता है globalization? लास्ट क्लास में कुछ अच्छे रिप्लाईज आए थे मेरे पास, सो रिपीट करो एक बार जरा अपने अपने रिप्लाईज कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। So globalization is the connection of different parts of the world through companies, through multinational corporations. Okay, interconnectedness of countries, है ना? और ये इंटरकनेक्टेडनेस कैसे हो सकते हैं आपस में? सिंस कंट्रीज आर नॉन लिविंग एंटिटीज, तो उनके बीच में रिश्ते तो बन नहीं सकते।
सो उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज किस किन चीजों का होता है? चलिए 4 चीजों का गुड्स होता है। एंड सर्विसेज। गुड्स, सर्विस, कैपिटल, लेबर। ठीक है, एक और चीज है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा दिखती है एक्सचेंज, एंड दैट इज कल्चर। ठीक है, बल्कि ऐसे कल्चर इज नॉट समथिंग न्यू, इट वाज, आई गेस इट वाज द मोस्ट subtle thing which was being exchanged between two countries or two regions since ancient times। ठीक है, तो ये चीजें जो है एक्सचेंज हो सकती हैं कंट्रीज के बीच में, नेशंस के बीच में। गुड, सर्विसेज, कैपिटल, कैपिटल, लेबर एंड कल्चर। ठीक है, देखो जहां लेबर जाएगा तो वहां कल्चर तो जाएगा ही जाएगा, तो लेबर और कल्चर तो साथ में मूव करते हैं। ठीक है, बट दीज 3 थिंग्स कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ग्लोबलाइजेशन आप बोल सकते हो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज, या एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर मैं ये बोलूं तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ these things between countries। आपको जौन सा डेफिनेशन ठीक लगे आप वो चूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। आई गेस एनसीईआरटी में एक वर्ड जोड़ा हुआ है बड़ा अच्छा, रैपिड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज, है ना, या इकोनॉमीज आई गेस। So rapid interconnectedness of economies or countries is also globalization. Exchange of goods, services, capital, labor, culture between countries is also globalization। ठीक है, समझ में आ गया ग्लोबलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस नाउ। तो अच्छा, अगर हम ये टर्म की बात करें ग्लोबलाइजेशन टर्म की, तो ये टर्म आया 1980s में। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय थियोडोर लेविट, who was a professor in हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ठीक है, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया है ग्लोबलाइजेशन। टर्म कॉइन किया है मतलब कि, तो अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड इज समथिंग विच इज अ वेरी न्यू, नो इट्स वेरी न्यू। बट ये प्रोसेस जो है, ये एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज, क्या पहले नहीं होती थी? प्रोसेस भी न्यू है क्या, या आपको लगता है कि प्रोसेस तो पुराना है लेकिन टर्म थोड़ा न्यू है रिलेटिवली? टर्म थोड़ा न्यू है। टर्म काफी न्यू है, क्योंकि अगर हम प्रोसेस की बात करें, अगर हम लेट्स से एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात करें, गुड्स वो बीइंग एक्सचेंज बिटवीन इंडस वैली एंड हड़प, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेसोपोटामिया। या सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में गुड्स एक्सचेंज होते थे। वी आर टॉकिंग रफली अबाउट 2500 BC। ठीक है, अगर मैं बात करूं कल्चर की बात करूं, तो हैव यू हर्ड ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया? सिल्क रूट। यस क्या सर, है ना, सुनो, हाँ, फाइयान, युएन सांग, है ना, ये कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स थे हु केम टू इंडिया। एंड या हैव यू हर्ड ऑफ बोधि धर्मा? सो वो तो इंडियन थे ना जो चाइना गए थे। Yes, he was an Indian who took Buddhism to Southeast Asia। चाइना, जापान जो है, कोरिया वोरिया, यहाँ पे बुद्धिज्म को ले जाने वाले जो है, क्रेडिट जिनको जाता है उनको, वो है बोधि धर्मा। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडिया। सो हाँ मैंने एक ये बड़ी अजीब सी स्टोरी सुनी थी इनके बारे क्या? में कि वो अपने आप को सोने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी पल के पत्थर से काट ली थी। ये तो बड़ी पता नहीं। अजीब सी स्टोरी थी सर नहीं बस। यार ये तो फिर इनकी चाय बनाते थे। सब उनके कह रहे थे कि वहां जहाँ से पल के काटी थी वहां से वो निकलती थी पत्ते, और वो पत्तों की चाय बना के वो पीते थे जिससे यार उनको नींद नहीं देखो आती थी। देखो देखो, ये ना मिथ वगैरह, तो ये सब चीजें तो आजकल बड़ी अनरियलिस्टिक नहीं लगती सर, है। आज भी जितने चैप्टर में भी वो आएगा। उनकी स्टैचूज है सब में किसी में भी उनकी पलके नहीं है, किसी हाँ में वो, भी। हाँ किसी में पलके नहीं है, बट पता नहीं, जो मतलब ये स्टोरी जो है ये तो मिथ है, ये मतलब रियलिटी कितनी है तो क्वेश्चनेबल है, ऑलवेज क्वेश्चनेबल। बट हमें इनकी स्टोरी या इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर थीसिस तो करना नहीं है, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात करनी है कि कल्चर का ट्रैवल जो है, या लेबर, लेबर भी ना बोला जाए, लेबर मतलब पीपल बोल रहा हूँ मैं, लेबर का मतलब ये नहीं कि हर कोई लेबर ही करने जा रहा है। स्टूडेंट भी अगर जा रहे हैं यहाँ से तो वो भी लेबर है।
ठीक है, लेबर मतलब पीपल लिख लो यार, लेबर मत लिखो, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कल को आप लोग पढ़ने जाओगे बाहर तो मुझे ही गालियां दोगे। ठीक है, लेट्स राइट पीपल। सो एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड कल्चर भी बहुत पहले से होता है, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ठीक है, पीपल यूज टू मूव, जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे मूव फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंड देन दे सेटल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विच इज दी अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है। So that was also movement of people from places to places, right? So this is not something new. The process is not something new. Term is something new. टर्म इज समथिंग, मतलब इतने पुराना प्रोसेस है बट हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए टर्म नहीं था। 1980s में ऐसा क्या हुआ कि यार हमारे हमें वी फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग अ टर्म टू डिफाइन दिस प्रोसेस। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा जी क्या? बहुत बढ़ने लगी थी। और हाँ देखो, जब ना कोई चीज दिखती है तब उसको तब जब देन यू थिंक अबाउट नेमिंग द प्रोसेस ऑफ पर्सन, जो भी होता है। जब तक नहीं दिख रहा तब तक थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। अभी तक क्या था कि ग्लोबलाइजेशन जो है 1950 से पहले तक क्या था, ग्लोबलाइजेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता था। मंथ्स लग जाते थे, डेज लग जाते थे। ठीक है, जैसे मुगलों के टाइम पे क्या होता था, दिल्ली टू ग्वालियर जाने के लिए विच इज 300 किलोमीटर्स, इट यूज टू टेक 15 days। ठीक है, यहाँ से हमारे गुजरात के कोस्ट से यहाँ क्या बोलते हैं सऊदी जाने, अरब वर्ल्ड में जाने में कितना टाइम लग जाता है, इट यूज टू टेक 3-4 months। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। traveling was very slow, the modes of communication were very slow, so this process, entire process was very slow। तो इतना दिखता नहीं था उस टाइम पे, बट नाउ क्या हो गया, अब ये दिखता है। नाउ दिस प्रोसेस इज विजिबल। ठीक है, इतना विजिबल है कि मतलब कोई फोन लॉन्च होता है कहीं पे, नेक्स्ट डे यू फाइंड इट इन योर डोमेस्टिक मार्केट। दैट इज हाउ फास्ट दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हैज बिकम। नाउ पीपल दे कैन जस्ट दे कैन ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन 24 hours। It was not possible 100 years ago or 200 years ago, it was not even possible, but now things move from one place to another at a very rapid rate। ठीक है, आइडियाज वगैरह कितना जल्दी ट्रैवल करते हैं ना। यू कैन लाइक लिटरली सिट in India, in Delhi, and you can interact with any person who's sitting in anywhere in the globe। ठीक है, anywhere on the globe a person is sitting, you can interact with that person, you can exchange ideas। So the things have become, this exchange has become so fast कि हमारे पास we felt the need to have a word for it। and तब ग्लोबलाइजेशन नाम का बच्चा पैदा हुआ 1980s में, and the father was Theodore Levitt। ठीक है, I guess you understood what globalization is, है ना? आप लोग चुप क्यों हो जाते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता, एकदम से चुप हो जाते हो मतलब। यस यस या सर, इन जन या इन जनरल आप लोग वैसे ही चुप रहते नहीं हो, सर, मजा आ बोलते रहा है कौन सा? इससे, स्पीचलेस। मजा आ रहा है इसलिए स्पीचलेस? ये कैसा शेमलेस आंसर है? सर चलो, सोच रहा हूँ क्या आंसर दूं। हाँ बोल देते हैं, हाँ सर समझ में आ गया, बस इतना काफी है, सिंपल सर हाँ वही वुड तो हैव बीन। सोच रहा था। हाँ सोच रहे थे भाई, लाइफ में बहुत पीछे चल रहे हो आप। चलो, फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। मैंने बता ही दिया इन शॉर्ट आप लोगों को, अभी ब्रीफ में मैं बता ही रहा था कि ऐसे क्या चीजें हो गई जिससे ग्लोबलाइजेशन दिखता है या होने लग गया बहुत रैपिड रेट पे। सो फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन में प्राइमरली दो फैक्टर्स हैं। क्या लगता है आपको कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? कैसे भी कुछ बोलना। मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर्स जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सर ट्रेड। देखो, ट्रेड तो प्रोसेस ही है, ये पूरा प्रोसेस ही ट्रेड है। टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में भी दो, कौन कौन सी? एक है कम्युनिकेशन एंड दूसरी है ट्रांसपोर्ट।
अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि आजकल एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जो है दे कैन बी कैरिड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड, दे कैन बी ट्रेडेड एट अ वेरी रैपिड रेट। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचाना है सामान तो यू कैन टेक इट बाय एयर। अगर आपको बहुत बल्कि सामान पहुंचाना है इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, यू कैन टेक इट बाय शिप। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बहुत जल्दी पहुंचाना है तो यू कैन गो बाय रोड। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट इतना कन्वीनियंट हो गया आपका कि आजकल गुड्स आर एक्सचेंज और गुड्स आर रादर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट अ वेरी रैपिड रेट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इससे भी ज्यादा अगर रेवोल्यूशनरी कुछ हुआ है तो दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा फास्ट अगर कुछ है तो दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर्स, इंटरनेट या सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन बोल लो। With the invention of computers, with the invention of internet and satellite based communication, exchanging ideas from one place to another has become very 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 fast. ठीक है, जैसे if you talk about 1850s or 1860s, fax use किया जाता था उस टाइम पे ना। the most frequent way through which information was transferred from one place to another was through fax. तो fax के थ्रू क्या लगता फिर था, टेलीग्राम से। टेलीग्राम तो बहुत स्लो है। जैसे टेलीग्राम में तो देखो, अगर हम बात करें लेट से 70 years या 100 years पहले की अगर हम बात करें तो पहले क्या करना पड़ता था आपको। अगर आपको सपोज देयर इज अ पर्सन इन यूएस, आपको क्या, या यूएस भी छोड़ो, इंडिया में अगर जैसे मैं दिल्ली में हूँ एंड इफ आई हैव टू राइट अ लेटर टू लेट से समवन हु सिटिंग इन केरला, तो क्या करूंगा मैं, आई विल राइट अ लेटर, एनवेलप में डाला, स्टैंप लगाया, पोस्ट ऑफिस में डाल के आया, वहां से वो जाएगा और फिर वहां से रिप्लाई आएगा। तो इट यूज टू टेक रफली अप्रॉक्स 7 से मतलब 10 दिन लग जाता है, 10-15 दिन लग जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में दिस टू वे कम्युनिकेशन, वैसे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे, तो इस पूरे कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने में 10 से 15 दिन लग जाते थे। ठीक है, इतना स्लो प्रोसेस था। आजकल क्या है भाई साहब, आपने व्हाट्सएप पे डाला और सीधा टिक आ जाता है, एट वंस रिसीव्ड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ऑब्वियसली। बट आजकल व्हाट्सएप चैट्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेटा नहीं खाते हैं, तो आप जैसे ही एंटर मारो वैसे ही क्या होता है, व्हाट्सएप चैट सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। सो यू कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन एट अ वेरी रैपिड स्पीड। मतलब यू जस्ट थिंक, यू राइट एंड देन वो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब लाइव कम्युनिकेशन हो गया, जैसे ये लाइव कम्युनिकेशन चल रहा है। यू आर लिसनिंग थिंग्स एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग देम। इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा? अब क्या मतलब मैं सोचूं और आप लोग समझ जाओ, यही हो सकता है बस, है ना? सर जो पीके कैमरा टेक्नोलॉजी की। अगला अगला रेवोल्यूशन तो यही है ना, थिंकिंग रेवोल्यूशन की। आई थिंक एंड यू गाइस गेट टू नो, which can be problematic, which हाँ, because मैं हर टाइम अच्छी चीजें नहीं सोच रहा होता। we need to have filter guys। anyways, तो समझ रहे हो ना आप लोग, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। आजकल एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड। और these two factors, communication and transport technology, have facilitated the process of globalization, and that is why you have all of a sudden started realizing कि globalization हो रहा है और दिख रहा है। बल्कि अब इतने जल्दी हो रहा है कि अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन भी वर्ड जो है, इट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्टेड इन 1990s, उसके बाद क्या हो गया, मतलब टेक्निकली मॉडर्न डे ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन 1990s। उसके बाद क्या हो गया, अब आपको अब ग्लोबलाइजेशन भी जो है इतना फास्ट हो गया कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवन द वर्ड ग्लोबलाइजेशन इज लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। सर उसको यूनिवर्सलाइजेशन बोल दो। क्या चीज? यूनिवर्सलाइजेशन। अब यही, हाँ यही बोल सकते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ही बोल सकते हैं, या फिर ई ग्लोबलाइजेशन, जो भी बोलना है आपको बोल लो। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का ही देखो, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा, मेरे को पहले ही बताना चाहिए था आप लोगों को। ग्लोबलाइजेशन में एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया था आपको।
ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल पीपल, ये सब चीजें बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, फ्रीली हो रहा है एक्सचेंज, मतलब कोई बैरियर्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। फ्री का मतलब ये नहीं कि वहां से सामान फ्री में आ रहा है यहाँ पे और आप लोग बाई कर रहे हो फ्री में। फ्री का मतलब है उस सामान को यहाँ तक पहुंचने में कोई बैरियर्स नहीं है बीच में। ठीक है, एज इफ द नेशनल बाउंड्रीज डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो किसी दूसरी कंट्री में, आपको वीजा चाहिए होता है, राइट? पासपोर्ट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है वहां पे, अब इफ यू हैव टू स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री यू रिक्वायर वीजा। अब सपोज अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, आपको वीजा ही नहीं चाहिए, तो एक तरीके से बाउंड्री लेस ट्रैवल होगा कि नहीं? एज इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम, वो डोमेस्टिक फ्लाइट होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है ना? यहाँ से नेपाल जाना है आपको, तो कोई बैरियर नहीं है बीच में। ठीक है, अब बैरियर का मतलब ये नहीं माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे, आप ये नहीं कि वहां जाके आप मुझे बोलोगे यार बैरियर आ गया सर, आप तो बोल रहे थे नदी आ गई बीच में। बैरियर का मतलब है कोई रुकावट नहीं है आपकी मूवमेंट को, यू कैन मूव फ्रीली एज इफ यू आर मूविंग इन योर ओन कंट्री। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो यू कैन मूव फ्रीली, राइट? कोई रोकता नहीं है आपको, है ना? ऐसा तो नहीं कि जैसे आप यू यू लीव दिल्ली यू एंटर नोएडा, नोएडा विच इज यूपी, तो ऐसा तो नहीं है कि नोएडा एंटर करते तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा आता है आप यूपी में एंटर कर रहे हैं, कृपया टैक्स दे। ऐसा तो नहीं है ना कुछ। So just the way you're moving freely inside your country from one state to another, what if you start moving this way from one country to another country? Then that would be globalization. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अभी ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से हुआ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, बट पूरा फ्री एक्सचेंज नहीं हो रहा अभी ना गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहीं से मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, एंड दैट इज लिबरलाइजेशन। ये वर्ड सुना आपने, लिबरलाइजेशन? लिबरल से आया, लिबरल Yes, which is come from the word liber, liber meaning free, है ना? nationalism in Europe में पढ़ा। यस, नेशनलिज्म इन यूरोप का, है ना? Yes, sir. तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज देयर इज अ कंट्री ए एंड देयर इज अ कंट्री बी। सो अगर ए कंट्री से एक प्रोडक्ट आता है पी, इट इज एंटरिंग द मार्केट ऑफ कंट्री बी, तो क्या करती है ये कंट्री, क्या करती है यहाँ पे बैरियर लगाती है। बैरियर का मतलब है इसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगा देती है। ड्यूटी को सिंपली हम बोल सकते हैं टैक्स। ठीक है, कंट्रीज क्या इंपोज करती है, दे इंपोज बैरियर्स इन फॉर्म ऑफ टैक्स। समझ में आया? बैरियर, टैक्स, ड्यूटी, तीनों का आपस में सेम ही है तीनों। Yes, sir. ये प्रोडक्ट आराम से आपकी कंट्री में घुस सकता था एट द सेम प्राइस जिस प्राइस पे यहाँ से लॉन्च हुआ था, बट यहाँ पे क्या हो गया, उसके ऊपर क्या लग गया, टैक्स लग गया, ड्यूटी लग गई इसके ऊपर। ड्यूटी एक तरीके से बैरियर है, बिकॉज वो उसकी मूवमेंट को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। जब तक आप ड्यूटी नहीं दोगे तब तक आप अंदर नहीं घुस सकते। तो ये बैरियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बिल्कुल। जब ये बैरियर, अच्छा, क्वेश्चन इज कि कोई भी कंट्री बैरियर्स क्यों लगाती है? व्हाई ट्रेड बैरियर्स आर इम्पोज्ड? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ द इकोनॉमी। प्रोटेक्शन ऑफ देयर इकोनॉमी, हाउ? सर सर जब सिक्योरिटी चाहिए उनको अपने इकोनॉमी की, उनका वहां भी से तो टूथपेस्ट आ रहा है, हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग योर इकोनॉमी फ्रॉम दैट टूथपेस्ट? सर ना तो जैसे कोई बाहर टूथपेस्ट में से नमक तो सुना था मैंने यार, टूथपेस्ट में आरडीएस नहीं सुना मैंने आज तक। नहीं सर, उस हिसाब से नहीं सर, मतलब कि जो अभी कोई बाहर से कोई एक इंपोर्ट आ रहा है, तो हाँ, फिर अगर इंपोर्ट और जो डोमेस्टिक गुड्स साथ में मतलब कि बन रहे हैं और वो मार्केट में compete हो रहे हैं, पर हाँ, अगर उनमें से एक का प्राइस ज्यादा कम है या फिर ये क्वालिटी ज्यादा कम है, तो उससे जैसे कि इंपोर्ट वाला है, लोगों को इंपोर्ट से उनकी बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन होती है, तो अगर दोनों के प्राइस सेम हो गए तो फिर उससे जो इंपोर्ट वाला गुड है वो डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर आ जाएगा, तो उससे इंटरनल मार्केट में लॉस होगा, इसलिए टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं। यस,
बहुत सही एग्जांपल दिया है, बहुत सही, मतलब आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। ये क्या होता है, इट इज टू सेफगार्ड डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनीज compete कर सकती है तो अच्छा है। बट जनरली क्या होता है यार, बड़ी कंट्रीज जो होती है उनके पास एमएनसीज है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव वे। अब वो ऐसे चीप गुड्स को अगर बल्क में अगर उतार दें आपकी वो इकोनॉमी में, और पता लगा आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं जो कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, दे कैन नॉट कम्पीट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, तो अगर वो उस प्राइस पे अगर ये चीजें एंटर कर गई आपकी इकोनॉमी में, तो वो तो आपकी डोमेस्टिक कंपनीज के तो भट्टे बिठा देंगी, आपकी डोमेस्टिक कंपनीज तो कभी उठ ही नहीं पाएंगी। सो अपने डोमेस्टिक बिजनेस को या कंपनीज को सेफगार्ड करने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, इम्पोज करती हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। कंट्री को क्या मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है इससे, ठीक है। कभी कभी कंपनी टैक्स इसलिए भी इम्पोज करती है, उनको क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, बट मेन जो उनका रीजन होता है दैट इज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। जैसे इंडिया ने क्या कर रखा था, 1956 से लेके 1991 तक टोटल बैन लगा रखा था इंपोर्ट के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर जो नेसेसिटीज थी, फूड ग्रेन्स वगैरह छोड़ के, मशीन्स, पार्ट्स, ये सब चीजें छोड़ के, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, बाकी सारी चीजों के ऊपर क्या कर रखा था, इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल बैन लगा रखा था, ठीक है। टोटल इंपोर्ट बैन, मतलब आना ही नहीं है। लेकिन 1991 के बाद क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या किया, उन बैन्स को अपलिफ्ट किया। धीरे धीरे चीजें क्या होनी स्टार्ट हुई, एंटर होने लगे। मतलब फ्रॉम 1991 टू 2005 रफली 400 चीजों के ऊपर से क्या लगाया गया था, बैरियर्स हटा दिए गए थे, जो एंटर ही नहीं कर सकते थे। हाँ, मोरारजी देसाई द प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई थे कब प्राइम मिनिस्टर? हाँ 1991 में। 1991 में मोरारजी देसाई चटक गए थे यार, वो तो कब के, कहाँ ले आए आप 1991 में मोरारजी देसाई को? वो 1991 में कौन प्राइम मिनिस्टर? 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी पी वाजपेयी। वी नरसिम्हा राव, अच्छा हाँ पी। एंड उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर अभी भी तो गवर्नमेंट कभी कभार बैन लगा देती है ना, जैसे ऑनियन के प्राइस राइस हो जाते हैं तो गवर्नमेंट एक इंपोर्ट पे बैन लगा देती, एक्सपोर्ट पे बैन एक्सपोर्ट लगा पे बैन देती है। लगा देती है, हाँ। पीवी नरसिम्हा राव was the most educated knowledgeable prime minister we ever had। अगर हम मनमोहन सिंह को, मतलब मनमोहन सिंह थे अपने फील्ड में नॉलेजेबल थे, बट पीवी नरसिम्हा राव वाज अ वेरी, क्या बोला जाओ, वाइड नॉलेज बेस था इनका ना। ही न्यू 15 लैंग्वेजेस, 15 भाषाएं आती थी इनको। एनीवेज, तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू अचीव ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, इन ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। ठीक। अब ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं क्या होते हैं, इनका रिमूवल कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका रिमूवल ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं उसको लगा रही थी, और वो एकदम से अगले दिन गवर्नमेंट का माथा फेरा और उसने हटा दिया पूरा जीरो, ऐसा नहीं होता। ये जो रिमूवल होता है क्या होता है, स्टेजेस में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा था 10%, इसको रिड्यूस करके 8 कर दिया, 4 कर दिया, एज एंड व्हेन जब उसको नीड फील होती है। उसके बाद 2% कर दिया, एंड एक टाइम ऐसा आता है जब वो 0% हो गया। 0% का मतलब हो गया वो फ्री ट्रेड हो गया, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड फ्री ट्रेड इज इक्वल टू मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया लिबरलाइजेशन? इसलिए आप लोगों ने सुना होगा एफटीएज, एफटीएज, किसी ने सुना है एफटीए? सर फिर से बोलना। एफटीए सुने आप लोगों ने? एफटीए, नो सर। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट।
ये सुना है। अच्छा, ये सुना है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है दो कंट्रीज क्या करती हैं, एफटीएस साइन करती है बायलेटरल। और एफटीएस में क्या होता है, देयर सर्टेन प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ऊपर क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं वो कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाते हैं। टोटल टोटल रिमूवल ऑफ बैरियर्स इज नोन एज एफटीएस, और रादर उसको प्रोसेस को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, एंड इट इज डन थ्रू एफटीएस, एंड इट फाइनली लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे समझ में। वैसे एक और चीज है जो ग्लोबलाइजेशन में का हिस्सा बनती है, ये ना तीन चीजें हैं जो मिलकर ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। उनको हम बोलते हैं एल पी जी। एल इज फॉर लिबरलाइजेशन, P is for privatization, G is for globalization. So to reach globalization, you have to go through process of liberalization and privatization. Liberalization सबको समझ में आ गया। Privatization पता है क्या होता है? गिविंग इकोनॉमी टू प्राइवेट कंपनी। Privatization का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपना कंट्रोल रिड्यूस करती है, मिनिमलिस्टिक रोल। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक स्टेट। जिसका काम है किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक उसमें ना पड़े और सीधा क्या करे, रूल्स रेगुलेशंस बनाए और लॉ एंड ऑर्डर को देखे, उसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक स्टेट। दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है वहां पे क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्राइवेटाइजेशन होता है, और जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री होती है वहां पे क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलफेयर स्टेट होता है। और वेलफेयर स्टेट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मिनिमलिस्ट स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या करता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज को क्या करता है, अपने हाथ में रखता है। इट कंट्रोल्स एसेट्स। ठीक है, सो वेलफेयर स्टेट और मिनिमलिस्टिक स्टेट बिल्कुल ऑपोजिट है। वेलफेयर स्टेट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं, मिनिमलिस्टिक स्टेट्स होते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट्स। जिस कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो या और बहुत ज्यादा गरीबी हो सर, उस जगह पे थोड़ी सी सरकार की इंटरफेरेंस तो रहनी चाहिए ना, ताकि देखो मोनोपोली और एक्सप्लॉइटेशन ना हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो प्योर कैपिटलिस्ट हो, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो प्योर सोशलिस्ट हो। ये सब आइडियलिस्टिक नोशंस है, कोई भी कंट्री इनको 100% फॉलो नहीं करती। अब डिपेंड करता है कौन कंट्री किस किस डिग्री में क्या है, वेदर इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री और वेदर इट इज अ सोशलिस्ट कंट्री, सो दैट डिपेंड्स। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इज क्लोजेस्ट वी हैव टू अ कम्युनिस्ट, एंड न्यूजीलैंड इज क्लोजेस्ट वी हैव टू अ कैपिटलिस्ट। ठीक है, बाकी सब इसके बीच में है कहीं। जो आप बात कर रहे थे कि जहां जिस कंट्री में पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, विच इज यस। 1929, let's go back in history. What happened in 1929? Something great happened. वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रेट Depression. इकोनॉमिक डिप्रेशन। Yes, the Great Economic Depression. ये क्यों, why did it happen? क्योंकि 1929 से पहले एडम स्मिथ, पापा ऑफ इकोनॉमिक्स, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ की थ्योरी पे इकोनॉमिक्स काम करती थी, अपनी पॉलिसीज बनाती थी एडम स्मिथ के थ्योरीज पे। एडम स्मिथ का मतलब था, एडम स्मिथ बोलते थे कि भैया let everything be decided by the privates, they'll decide what is beneficial for everybody, so minimal interference होना चाहिए स्टेट का। ठीक है, that is what all the states all over the world were following. So एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स फॉलो हो रही थी उस टाइम पे प्योरली। बट एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स में क्या हो गया 1929 में, मैंने आप लोग को बताया था ना एक बार कि एडम स्मिथ जो थे, इट्स वेरी फेमस सेइंग कि एनीवन हु यूज्ड टू गो टू हिम टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, वो बोलते थे टॉक टू माई पैरेट। टॉक टू माई पैरेट, यू नो, इतनी इकोनॉमिक्स तो वो भी जानता है। ठीक है, द सेम एडम स्मिथ। तो पैरेट क्या बोलता था? पैरेट बोलता सप्लाई एंड डिमांड। एवरीथिंग इज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो 1929 में क्या हो गया था, समथिंग हैपेंड विद द वर्ल्ड नेवर एंटिसिपेटेड। व्हाट हैपेंड वाज कि जब प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही डीरेगुलेट कर दिया गया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, तो प्राइवेट वालों ने क्या करना स्टार्ट किया, दबा के चीजें मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट करी। ठीक है,
goods and services were being produced in bulk without any restrictions. What started happening was too much goods were produced, so people were buying goods in large number. Now people were buying goods with deficit financing, मतलब बैंक से लोन लेके लग्जरीज पे खर्चा कर रहे थे, ठीक है. रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, दिस वाज समथिंग which all came up in 1920s. ठीक है. और 1920s में एक चीज थी which was known as American way of life. This was a very popular saying during those days, American way of life. किसी ने वो मूवी देखी है क्या? आप लोग तो मूवी देखते नहीं हो, छोड़ो, यू आर अ बैड क्राउड व्हेन इट कम्स टू अरे मूवीज. देखिए कौन सर, सी? बहुत देखिए. वॉल स्ट्रीट, हैं? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। मैं ये बोल रहा था, द ग्रेट गैट्सबी. सर नाम भी नहीं सुना है नाम भी नहीं सर सुना. नाम भी नहीं सुना है. सर. सर लास्ट वुल्फ मूवी ऑफ वॉल मैंने स्ट्रीट सुना KGF है. देखी थी. Leonardo DiCaprio की है, नाम देखो, दिस मूवी द ग्रेट गैट्सबी इज ड्यूरिंग, ये इसी पीरियड का 1929 1920s के पीरियड की मूवी है. ये बहुत अच्छी मूवी है, इट्स अ वेरी गुड मूवी. और इट शोकेसेस द टाइम पीरियड ऑफ 1920s. ठीक है. द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यू नो लग्जरीज आ गई थी लाइफ में, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, देन उसके बाद लिकर, ऑल दिस यू नो बिकेम पार्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ अमेरिकans. ठीक है. पीपल यूज्ड टू spend so much of money on luxuries became a style statement. ठीक है. Everybody wanted to grab them. So what happened was कि लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, बैंक से लोन लेना स्टार्ट किया. बैंक्स ने क्या करना स्टार्ट किया, दबा के लोन दे दिए. ठीक है. सबको लोन तो दे दिए उन्होंने. बैंक्स के पास पैसा नहीं बचा. और बैंक्स के पास पैसा नहीं बचा. पीपल वर नॉट एबल टू रीपे बिकॉज दे वर नॉट स्पेंडिंग मनी अपॉन समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग मनी, बट दे वर बेसिकली कंज्यूमिंग मनी व्हिच वाज लोन्ड. लोन लेके कंजम्पशन कर रहे थे वो, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना इज ऑलवेज गुड बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स मनी और प्रॉफिट. बट कंजम्पशन क्या करता है, मनी खत्म करता है. ठीक है. अब क्या हुआ, जब वो कंजम्पशन पे, मैंने आपको बताया था एक बार कि किसी कंट्री में क्या होता है, सेविंग्स शुड ऑलवेज मैच विथ इन्वेस्टमेंट. ये मैंने बताया था. हाँ, मैंने बताया होगा आपको मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में, है ना, कि किसी भी इकोनॉमी अच्छे से तभी चलती है जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को मैच करते हैं. मतलब सेविंग्स विद द बैंक. अगर बैंक्स के पास उतना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट है लोन देने के लिए, तो समझ लो कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है. ठीक है. वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं चल रही, फिर वो सही चल रही है इकोनॉमी, स्टेबल. जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, मतलब जनरली ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट्स ऑलवेज शूट अप सेविंग्स. ठीक है. विच कैन हैपन, इट्स नॉर्मल. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए 10% सेविंग्स है और 40% इन्वेस्टमेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर ये क्या है, फिर 30% इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कहीं और से आ रहा है, डेफिसिट, विच इज नॉट गुड. इस टाइम पे क्या होने लग गया था, the banks gave so much of money to people, to consumers, that they had no money to give to the investors. ठीक है. इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं बचे. इन्वेस्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं बचे, तो इन्वेस्टर्स के पास प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं. प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे वो, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्या करेंगे, ले ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे. दे वुड लेट गो ऑफ पीपल और नॉट. जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कट डाउन करेंगे कि नहीं करेंगे. Yes, sir. So they started cutting down upon, they started laying off people. ठीक है. Now what happened was, the people who had borrowed money from the bank to spend upon luxuries, all of a sudden they found themselves losing their jobs. So they had no means of repaying the loan. तो समझ में आ रहा हो कितना लूप बन गया है यहाँ पे. Yes, sir. कितनी सैड स्टोरी हो गई है. Investors were suffering because of banks were suffering because of consumers, and consumers were suffering because of investors. देख रहे हो तीनों का, तन मन धन सर्व गुण संपन्न, ऐसा रिश्ता हो गया था यहाँ पे. सब एक दूसरे. अमेरिकन इसको रिकवर कैसे कर रहे थे? अमेरिकन ने इसको रिकवर कैसे किया था, तो इसके लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाई थी.
ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था अपनी एक्सपेंडिचर, मतलब द गवर्नमेंट क्रिएटेड जॉब्स बाय पूलिंग इन मनी, ठीक है। एंड सेकेंडली द गवर्नमेंट स्टार्टेड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, कि एक लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन इज नॉट हेल्दी। एंड देन कम्स 1929 के बाद आता है कीनीसियन इकोनॉमिक्स। फिर मैंने इसके बारे में नाम सुना था। हाँ, कीन्स, ठीक है, कीनीसियन इकोनॉमिक्स, कि भैया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट टू मच इंटरफेरेंस बट सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, तो इस हिसाब से आप समझ रहे हो कि पूरी कैपिटलिज्म तो हो ही नहीं सकती कोई कंट्री, है ना, प्योर कैपिटलिज्म हो नहीं सकता, और प्योर सोशलिज्म है नहीं आजकल। एक टाइम पे हुआ करता था यूएसएसआर में, बट आजकल नहीं है। यूएसएसआर में भी नहीं था यार, उसमें भी जो कंपनी, वो सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, दे वर मेकिंग मनी, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पैसा क्रिएट कर रहे थे, स्टेट के थ्रू ही पैसा क्रिएट कर रहे थे। सो दे वर एक्टिंग लाइक प्राइवेट एंटरप्राइज बट दे वर हैविंग होल्ड ऑन द स्टेट। सो इट वाज अ स्टेट कैपिटलिज्म बोल सकते हैं आप उसको। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ज्यादा बोर तो नहीं किया मैंने आप लोगों को? नहीं सर, देखो आगे अगर समझ। अगर अगर ना, देखो मैं कभी ऐसा होता है कि अगर मैं ज्यादा अगर बताने लग जाऊं, आप लोगों को कंफर्टेबल फील ना हो, तो आप लोग रोक दिया करो मुझे। इट्स नॉट बाइंडिंग अपॉन यू पीपल टू लिसन टू मी, ठीक है। मैं ये नहीं कि कुछ भी बोलूं और आप लोग सुनो। अगर आपको लगता है कि इट इज गुड, इफ इट इज प्रॉफिटेबल, इफ इट इज एनरिचिंग, तो सुनो, नहीं तो रोक दिया करो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलो चलो यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। तो यू अंडरस्टूड व्हाट लिबरलाइजेशन इज, व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? सर, हाँ, क्या सर कोई एक ऐसी कंट्री हो सकती है जो कि बिना ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन के एग्जिस्ट कर रही हो अभी भी? ऐसी कोई एग्जिस्ट कर सकती है? ऐसी कोई कंट्री है आजकल, आज की, जो बिना इनके वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही हो? नो, there is no place on this globe which has not been touched by these economic forefronts, globalization, liberalization. सर, दुनिया में नॉर्थ ऐसे, कोरिया। इवन नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो टच, वो चाइना के साथ ट्रेड करता है, साउथ कोरिया के साथ ट्रेड करता है वो, उसका ग्लोबलाइजेशन बहुत छोटा है। नॉर्थ कोरिया का ग्लोब बहुत छोटा है, ठीक है, इट इज स्मॉलर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी स्मॉल एक्चुअली। और सर भूटान। भूटान ट्रेड करता है यार, भूटान मस्त ट्रेड करता है, मतलब बहुत लिमिटेड ट्रेड करता है भूटान। भूटान कीप्स अ चेक अपॉन, कि ऐसा नहीं कि हमें हर चीज चाहिए वर्ल्ड की, वी डू नॉट रिक्वायर ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, बट भूटान ट्रेड करता है, भूटान डील करता है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इज इंडिया एंड चाइना। सर भूटान तो कंट्रीज ही रिकॉग्नाइज नहीं करता कुछ टाइम पहले। भूटान क्या? कंट्रीज नहीं करता था रिकॉग्नाइज कुछ टाइम पहले। भूटान कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करता था कुछ टाइम पहले? हाँ सर, इफ सुनो था ये। नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा मैंने तो कुछ नहीं सुना यार कि भूटान कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। पर सर, क्या कोई ऐसी कंट्री एग्जिस्ट कर सकती है जो कि सिर्फ अपने इंटरनल मार्केट में चल रही हो? देखो इसका सिंपल आंसर इज नो, बिकॉज इवन इफ यू ट्राई टू, you cannot stop certain things. जैसे आजकल क्या है, the world has become interconnected not only because of globalization but because of global issues. देखो एक यूटोपियन वर्ल्ड जो आप बात कर रहे हो कि ऐसी कोई कंट्री, जिस वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके पास ना हर चीज हो, समझ रहे हो, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसके पास मिनरल्स हो, उसके पास टेक्नोलॉजी हो, उसके पास लेबर हो, उसके पास हर चीज मतलब हो, जो वो खुद को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रख सके। आपको लगता है कोई ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में? नहीं सर, नहीं सर। या नो सर, नहीं कर सकती। और तो अगर बाई, सिर्फ इंटरडिपेंडेंट है। और बाई चांस अगर सपोज करो, जैसे अभी पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, अगर अगर उस कंट्री में अगर कोई ऐसी कोई पैंडेमिक अगर आ जाता है, तो फिर क्या करना है? वो मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी उसकी, टू इंटरैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड?
हाँ सर even if you're not trading with the rest of the world, what happens if somewhere, you know, let's say future में अगर कोई you're going through an epidemic, or let's say any global crisis for that matter, then you cannot exist in vacuum, right? ऐसे तो नहीं मुंह फेर लेने से भाई साहब कोरोना नहीं आएगा मेरी तरफ, बल्कि मैंने सुना है जो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं उन्हीं को कोरोना पॉजिटिव होते हैं। एक आंटी तो लिकर शॉप के बाहर खड़े होकर बोल रही थी अरे कुछ नहीं है कोरोना। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी उस टाइम पे शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एट शॉप, लिकर शॉप, एंड शी वाज सेइंग यू नो अरे कुछ नहीं कोरोना, ये है दवा। तो वी हैव सच काइंड ऑफ पीपल आल्सो, ठीक है, वेरी पॉजिटिव पीपल इन लाइफ। चलो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया आज का, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। Yes, sir. Yes, sir. बाकी we'll continue from this point in the next class, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Okay, bye. Take care, guys. Bye, sir.